हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सेकेंड यूनिट हायर एजुकेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के बारे में। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, इसकी स्थापना तिथि जो है 1 नवंबर 1956 है। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत इसे बनाया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन जारी जो किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जारी की गई थी। वर्तमान में आयोग के गठन से पूर्व 54-56 तक मध्य भारत आयोग कार्यरत था। आयोग ने अपनी पहली परीक्षा 1958 में आयोजित की थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? इंदौर में है। अब इसके चेयरपर्सन की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष जो था डीवी रेगे थे और अभी जो वर्तमान 2026 में है राजेश लाल मेहरा है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, क्योंकि एमपीपीएससी बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, उसमें इसका प्रावधान दिया गया है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 315 से 323 है। ये पार्ट 14 के अंतर्गत राज्य सेवा लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है। आर्टिकल अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोगों का गठन किया जाएगा। 16 में उनकी नियुक्ति और कार्यकाल है। 317 में लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाना और निलंबित करने के बारे में दिया गया है। इसका जो अपॉइंटमेंट होगा ना वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति। 319 में आयोग के सदस्यों द्वारा पद छोड़ने के बाद पद धारण करने पर रोक लगाया गया है। 320 लोक सेवा आयोग के कार्य और जिम्मेदारियां। 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। 322 लोक सेवा आयोग के खर्च जो राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। और 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन जो रिपोर्ट होगी उसके बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि जो अपॉइंटमेंट होती है उनका कार्यकाल कितना है, रेजिग्नेशन जो रिमूवल हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। तो इनका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो तब तक वो अपने काम करेंगे। रेजिग्नेशन वो दे सकते हैं राज्यपाल को लिखित में। सस्पेंशन तो जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष और किसी सदस्य को निलंबित कर सकते हैं। तो यहाँ पे सस्पेंशन भी कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। लेकिन रिमूवल होगा तो यहाँ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट की जांच होने के बाद। किस आधार पे? कदाचार के आधार पे या दिवालिया होने के या फिर कहीं और सवेतन वो रोजगार में संलग्न हो, तो इस आधार पर उसे जांच बिठाई जाएगी और इस आधार पर राष्ट्रपति फिर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति से निष्कासन कर सकता है। फिर कार्य है इसके, तो राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना इसका कार्य है। भर्ती के तरीकों और सिविल सेवाओं में नियुक्तियों पदोन्नतियों के सिद्धांतों पर सरकार को परामर्श देना। सिविल सेवकों पर अनुशासनात्मक मामलों में सलाह देना और राज्यपाल को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट सौंपना, ये सब इसके फंक्शंस है। अब स्वतंत्रता देख लेते हैं इसकी। तो सदस्यों को केवल संविधान में वर्णित आधारों पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता आयोग के सभी खर्च और वेतन राज्य की संचित नीति पर भारित होते हैं, जिन पर विधानसभा में मतदान नहीं होता है। पुनर्नियुक्ति पर रोक, कार्यकाल समाप्ति के बाद सदस्य उसी पद पर दोबारा नियुक्त नहीं हो सकते। अब वर्तमान इसकी एस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं। तो अभी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेश लाल मेहरा है। सचिव जो है राखी सहाय है। सदस्य प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा। सदस्य दूसरे और हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार कोष्टी और पिंकेश लता रघुवंशी। ये भी नई नियुक्ति की गई है 29 दिसंबर 25 में। चलिए हमने पीएससीआर में देख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। लोक प्रशासन
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल दो ऐसे स्तंभ हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी तंत्र अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे और जनता के प्रति जवाबदेह रहे। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट है। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है? जवाब देने की बाध्यता, कि कोई भी कार्य हो रहा है तो उसकी जवाब देने की बाध्यता है। जब किसी व्यक्ति या संस्था को कोई शक्ति या कार्य सौंपा जाता है तो वह उस कार्य के परिणामों के लिए अपने उच्च अधिकारों या जनता को स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य होता है। अकाउंटेबिलिटी का सीधा अर्थ है कि लोक सेवकों को अपने निर्णयों और कार्यों के लिए स्पष्टीकरण देना होगा और यदि वो गलत पाए जाते तो उन्हें दंड भी भुगतना होगा। है तो अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही है, जनता के प्रति जवाबदेही है। वो अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके प्रति वो जनता के प्रति अपने उच्च अधिकारियों के प्रति स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य होते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति मनमानी तरीके से, ये सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी होंगे उनके लिए ये वर्क करेगा। मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मनमानी तरीके से काम नहीं कर सकता। कंट्रोल नियंत्रण, तो नियंत्रण वह प्रक्रिया साधन है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि लोक सेवक अपने निर्धारित लक्ष्य, नियमों और कानूनों के दायरे में रहकर कार्य कर रहे हैं। है ना, निरंकुशता को रोक लगता है, यह कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता लाता है। बिना नियंत्रण के अकाउंटेबिलिटी जो है, उत्तरदायित्व केवल एक खोखला शब्द बनकर रह जाता है। मतलब कंट्रोल होना भी जरूरी है कि ताकि वो अपने लिमिट में, अपने जो उनका क्षेत्राधिकार है उसमें ही रह के, वो उनकी शक्ति के भीतर रह के ही काम करें, उससे आगे बढ़ के काम ना करें। तो कंट्रोल होना भी जरूरी है। उत्तरदायित्व नियंत्रण के प्रकार, तो प्रशासन को जवाबदेह रखने के लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार के नियंत्रण उत्तरदायित्व तंत्र कार्य करते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल, तो लोकतंत्र में प्रशासन अंततः जनता के प्रति जवाबदेह होता है। यह नियंत्रण निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। संसदीय प्रश्न, मंत्रियों से संसद में प्रश्न पूछना, वाद विवाद, नीतियों पर चर्चा होती है। चुनाव, जनता द्वारा सरकारों को बदलना, अविश्वास प्रस्ताव, सरकार को गिराने की शक्ति, तो ये सब पॉलिटिकल रूप से कंट्रोल किया जाता है, उत्तरदायित्वता होती है इसमें। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, या संगठन के भीतर का आंतरिक नियंत्रण, इंटरनल कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के भीतर। तो पदानुक्रम, वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कनिष्ठ जो जूनियर है के कार्यों की जांच होती है। वार्षिक कार्यक्षमता रिपोर्ट, कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई, नियमों के उल्लंघन पर सस्पेंशन और मेमो दे दिया जाता है। बजट नियंत्रण, धन के सही उपयोग की निगरानी की जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से इस तरीके से कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी होती है। फिर जुडिशियल या लीगल रूप से, तो जब प्रशासन कानून का उल्लंघन करता है, नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। तो न्यायपालिका किस तरीके से हस्तक्षेप करेगी? जुडिशियल रिव्यू करेगी। तो ये सरकारी आदेशों की वैधता की जांच करेगी कि वह सही है या नहीं। डेट्स दिया जाएगा उनको, उनके काम जो इन आदेशों के माध्यम से उन पर कंट्रोल किया जाएगा उनको काम करने के लिए, या वो अपने शक्ति से बाहर रह के काम कर रहे हैं, तो इन सबको इसमें डेट्स के माध्यम से देखा जाएगा। लोकपाल या लोकायुक्त, भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, ओम्बुड्समैन जो है। फिर नैतिक इथिकल, यह एक आंतरिक नियंत्रण है जो व्यक्ति के विवेक और मूल्यों से जुड़ा होता है। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लगाया तो ईमानदारी और निष्ठा का पालन करेगा। अंतरात्मा की आवाज, बिना किसी बाहरी दबाव के सही कार्य करना। प्रोफेशनल एथिक्स, अपने पेशे के प्रति ईमानदार रहना, तो इस तरीके से भी कंट्रोल किया जाता है। उत्तरदायित्व तो नियंत्रण के बीच संबंध क्या है? इन दोनों के बीच साध्य और साधन का संबंध है। ये एक तो पूरक है। नियंत्रण वह उपकरण है जिसके माध्यम से उत्तरदायित्व स्थापित किया जाता है। शक्ति का संतुलन, जहाँ नियंत्रण बाहरी दबाव जैसे कानून है, वहीं उत्तरदायित्व एक जिम्मेदारी का भाव देता है। पारदर्शिता, दोनों का साझा लक्ष्य प्रशासन को पारदर्शी और जन उन्मुख बनाता है। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। ये कर्तव्य या भाव है और ये तंत्र या प्रक्रिया है। इसकी दिशा नीचे से ऊपर की ओर होती है और यह ऊपर से नीचे या बाहर से भीतर हो सकता है। लक्ष्य कार्य का जवाब देना और कार्यों का सही दिशा में बनाए रखना इसका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके मुख्य रूप 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा? तो विधायी नियंत्रण, लेजिस्लेटिव कंट्रोल किया जाए संसद के माध्यम से
कार्यपालिका और प्रशासन पर रखा जाने वाला नियंत्रण लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व की नींव है। तो किस तरीके से रखा जाएगा संसद में? लेजिस्लेटिव जो है विधायी नियंत्रण। तो प्रश्नकाल किया जाएगा। तो संसद की बैठक का पहला घंटा है। यहाँ संसद मंत्रियों के प्रशासन के कामकाज पर तीखे सवाल पूछते हैं। ये प्रशासन को सतर्क रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। फिर शून्यकाल जो होता है, शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व के आवश्यक मुद्दे उठाए जाते हैं। फिर संसदीय समितियां, संसद के पास इतना समय नहीं होता कि वो हर विभाग की बारीकी से जांच करे। तो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन जो एस्टीमेट कमिटीज है, जैसी समितियां वित्तीय अनियमितता को गहराई से जांच करती है। बजट एवं नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण। प्रशासन एक पैसा भी संसद की अनुमति के बिना खर्च नहीं कर सकता है। बजट सत्र के दौरान कटौती प्रस्ताव जो है, कट मोशन है, के जरिए नियंत्रण रखा जाता है। स्थगन प्रस्ताव, किसी अति महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा के लिए सदन का सामान्य कामकाज रोकना। अविश्वास प्रस्ताव, यदि यह पारित हो जाए तो पूरी सरकार और प्रशासनिक प्रमुखों की नीति को इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट है कार्यपालिका नियंत्रण, एग्जीक्यूटिव नियंत्रण। तो यह प्रशासन के भीतर का आंतरिक नियंत्रण है जो दैनिक कामकाज के सुचारू बनाने के लिए किया जाता है। तो यह मंत्रियों द्वारा नियंत्रण। हर विभाग का एक राजनीतिक प्रमुख मंत्री होता है। सिविल सेवक मंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जिससे नीतियों का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है। विभागीय नियंत्रण, वरिष्ठ अधिकारी अपने विभाग के लक्ष्यों और फाइलों की निगरानी करते हैं। पदानुक्रम, ऊपर से नीचे की एक कड़ी होती है। हर कर्मचारी अपने ठीक ऊपर वाले अधिकारी के प्रति जवाबदेह होता है। फिर एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, यह अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड है। उनकी पदोन्नति और वेतन वृद्धि इसी रिपोर्ट पर निर्भर करती है, जिससे वह अनुशासित रहते हैं। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव कंट्रोल किया जाता है। फिर जुडिशियल कंट्रोल, न्यायिक कंट्रोल है। जब विधायी और कार्यपालिका नियंत्रण विफल हो जाते हैं तो न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करती है। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, यदि प्रशासन कोई ऐसा आदेश जारी करता है जो संविधान के खिलाफ है तो उन्हें कोर्ट उसे शून्य, नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। रीट जारी कर सकते। तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में लगाई जाती है, जिसके तहत कोर्ट परमादेश जारी कर किसी सोए हुए अधिकारी को अपना काम करने का आदेश दे सकता है या बंदी प्रत्यक्षीकरण के जरिए अवैध हिरासत से मुक्त करा सकता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेवा संबंधित विवादों जैसे कैट के निपटारे के लिए विशेष अदालतें बनाई गई है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14A में आर्टिकल जो है 323 A और B, इसमें ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं ना। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, कोर्ट यह सुनिश्चित करता है कि किसी को भी बिना सुने सजा न दी जाए। तो इसको भी फॉलो करेगा जुडिशियल, कि बिना सुने मतलब एक तरफा सुनकर डिसीजन नहीं देना, सामने वाले को भी मौका दिया जाएगा। निर्णय लेने वाला अधिकारी निष्पक्ष और पक्षपाती न हो। मतलब यहाँ पे जो जज है वो अपने ही मामले में सुनने वाला नहीं होगा। अगर उससे रिलेटेड कुछ भी चीज होगी तो वो है उस मामले को नहीं सुनेगा। अब नियंत्रण का प्रकार जो इसमें तुलना देख लेते हैं। नीति और धन के उपयोग की जांच, जो विधायी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नीति और धन के उपयोग की जांच करेगा। प्रश्नकाल समितियां बजट के माध्यम से। कार्यपालिका अनुशासन और कार्यकुशलता दिखा पदानुक्रम, एसीआर, विभागीय नियम के माध्यम से। और न्यायिक जो है वो नागरिक अधिकारों की रक्षा और वैधता दिखेगा रीट्स और न्यायिक समीक्षा के माध्यम से। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।